हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन 12th क्लास की यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जो अपने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है। अगर आरबीएसई और सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आरबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 7 मार्क्स की है, जिसके अंदर आपके 4 चैप्टर होते हैं, जिसमें आपके चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश और क्षेत्र। चैप्टर नंबर 2 है गाउस लॉ एंड एप्लीकेशन, गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 3 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। और चैप्टर नंबर 4 है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। और यदि सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो 8 मार्क्स की यूनिट है, जिसके अंदर आपके 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और 2। आरबीएसई के सिलेबस के चैप्टर 1 और 2 को मिलाकर चैप्टर नंबर 1 बनाया गया है, जो आपके चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसके अंदर गाउस लॉ भी आ जाता है। और चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी स्टार्ट करते हैं, जो आपके 7 मार्क्स की है। आपको बता दिया गया है इसके अंदर 4 चैप्टर हैं। तो अपन सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। तो एक वर्ड आता है यहाँ पे इलेक्ट्रो या फिर वैद्युतिकी, इसका मतलब होता है आपके चार्ज। ठीक है, चार्ज का मतलब आवेश। और स्टैटिक्स, स्थिर का मतलब होता है एट रेस्ट, यानी वो किसमें होगा, विरामावस्था में, विरामावस्था में। ठीक है, तो जब आपके चार्ज, आवेश विरामावस्था में होता है तो उस समय उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं, डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स की स्टडी अपन जिस फिजिक्स की ब्रांच में करते हैं, भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंदर करते हैं, वो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। तो स्थिर वैद्युतिकी एक भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर स्थिर आवेश, विरामावस्था में उपस्थित आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 जो अपने हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसके अंदर अपने सबसे पहले एक पॉइंट आता है नंबर 1, सबसे पहली हेडिंग वो क्या है आपके, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं चार्ज जैसे तो प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। और इसके बारे में जानने के लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आपने छोटी क्लासों के अंदर ये एक्सपेरिमेंट क्या होगा, जब अपन एक स्केल को अपने बालों से फिक्सेट करके, ठीक है, यानी कि अपने बालों से उसको रब करके, रगड़ कर अपन जब छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को के पास में लाते हैं तो वो उसकी तरफ क्या होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। जैसे अपन एग्जांपल के लिए यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं। ये मान लो अपने कोम है, ठीक है, जब अपन कोम को बालों से फिक्सेट करके, ठीक है, यहाँ पे किताब के ऊपर अपने छोटे छोटे कागज के टुकड़े, बिट्स ऑफ पेपर पड़े, इनके पास जब अपन लाते हैं तो इनको क्या करने लग जाता है, ये इनको अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, क्या करने लग जाते हैं, अट्रैक्ट। तो यही अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, आपके इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है। तो अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो इसके बारे में जानने के लिए अपन सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी गेन बाय मैसिव पार्टिकल। ठीक है, मैसिव का मतलब होता है द्रव्यमान वाली वस्तु द्वारा प्राप्त वह गुण जिसके कारण ड्यू टू विच इट कैन जनरेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स एज इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, किसी द्रव्यमान वाली वस्तु का वह गुण, प्राप्त वह गुण जिसके द्वारा वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव जैसे विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करती है। तो यही प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है। तो यहां पर एक वर्ड आता है आपके मैसिव, तो सर मैसिव पार्टिकल, तो इसका मतलब ये हुआ जिसका मास होगा उसी पर ही क्या जनरेट होगा, चार्ज जनरेट होगा। अगर आपको कह दिया जाए किसी पार्टिकल का मास 0 है, ठीक है, किसी पार्टिकल का मास 0 है, तो इसका मतलब डायरेक्ट मीन होगा कि उस पे चार्ज भी कितना होगा, 0 होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अपन देखें, ऐसे पार्टिकल होते हैं आपके फोटोन, फोटोन, ठीक है, आपके न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, एटीसी, ये ऐसे पार्टिकल हैं जिनका द्रव्यमान
विराम द्रव्यमान एम नॉट जीरो होता है, जिनका मास जीरो होता है तो उनपे चार्ज भी कितना होता है, जीरो। ठीक है। फोटोन, आपने देखा होगा कि प्रकाश के ऊर्जा के बंडलों को अपन फोटोन बोलते हैं। ठीक है। तो कभी प्रकाश रुकता नहीं है, जब प्रकाश रुकता नहीं है तो उसका कोई द्रव्यमान भी नहीं होता, तो उन फोटोन पार्टिकल्स पे कोई भी चार्ज जनरेट नहीं हो सकता। ऐसे जैसे आपके न्यूट्रिनो। परंतु सर जब मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं है, तो यदि चार्ज नहीं हो तो क्या मास भी नहीं होगा? तो आपके यदि मास जीरो नहीं है तो उसके ऊपर चार्ज भी जीरो हो सकता है। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अपन देखें, आपने देखा होगा न्यूट्रॉन अपने नेचर में, प्रकृति में एक ऐसा पार्टिकल जिस पे चार्ज जीरो होता है और मास जीरो नहीं होता, वो कौन है? न्यूट्रॉन। एकमात्र पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता परंतु उसका मास होता है, वो कौन है? न्यूट्रॉन। ठीक है। अब अपन आपके नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ चार्ज, आवेश का इतिहास। ठीक है। तो आवेश के इतिहास के अंदर यानी आवेश का डिस्कवरी, किसके बारे में किसने क्या कहा, तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले 600 बीसी बिफोर क्रिस्ट, ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व एक दार्शनिक थे जिनका नाम था थैलस। उन्हें एक पदार्थ प्राप्त हुआ, वो था एम्बर, अंबर। एक पीले रंग का रेजिन जैसा पदार्थ प्राप्त हुआ। उसके अंदर एक विशेष प्रकार का गुण था, क्या? कि जब अपन उसको बिल्ली की खाल, रेशम से रगड़ते हैं तो उसमें एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है कि वह हल्की वस्तुओं को, घास के तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। तो इसके आधार पर, एम्बर के आधार पर, ठीक है, यानी एम्बर का जो ग्रीक वर्ड था वो था इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन के आधार पर इस प्रॉपर्टी का नाम रख दिया गया उस समय इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। यानी इसमें यह विद्युतमय हो गई, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी की एक प्रॉपर्टी जनरेट हो गई जिसके कारण वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। फिर बहुत सालों बाद 1700 एडी, ठीक है, ईस्वी के अंदर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। उन्होंने कहा कि वो एम्बर ही नहीं है जिसके अंदर यह गुण उत्पन्न हो जाता है। आप कोई भी दो वस्तुएं, प्रकृति में कोई भी दो वस्तुएं ले लीजिए, यदि आप उनको आपस में फिक्सेट करते हैं तो 100% ये आकर्षण का गुण उनमें उत्पन्न हो जाता है। तो ये हर वस्तु का गुण होता है। ठीक है। तो इसने ये बताया। अब इसके बाद में 1750 एडी एक सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशन ली, और उसके बेस इन्होंने बताया कि आपके चार्ज दो प्रकार के होते हैं। यानी सबसे पहले चार्ज को क्लासिफाई किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब ये इसका पता उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से लगाया। उन्होंने क्या किया, एक कंडक्टिंग रोड ली जिसको मानो एक किसी पदार्थ से रब करने पर, ग्रसित करने पर उसके अंदर ऐसी पावर जनरेट हो गई कि ये जो छोटे छोटे पेपर पीसेस थे इनको अपनी ओर क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। ठीक है। मान लो ये आपके रोड नंबर 1 है जिसके अंदर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस का। समझने के लिए मान लेते हैं भाई इसमें प्लस का चार्ज है। और उन्होंने देखा कि एक दूसरी रोड ली जाए, दूसरी मटेरियल की, यदि उसको किसी पदार्थ से रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो उसके अंदर भी यही पावर जनरेट हो गई। यानी कि वो क्या कर रहा था? इन्हीं पेपर पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। ये आपके रोड नंबर 2। ठीक है। तो उसने क्या देखा कि जब दोनों रोडों को अलग अलग अपन फिक्सेट करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं किसी दूसरी वस्तु से, तो उनमें एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है कि वह कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाते हैं। फिर उसने कहा कि जब दोनों रोडों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाकर अपन जब इन पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इन दोनों रोडों की पावर मिलकर डबल हो जानी चाहिए। ठीक है। और पेपर पीस बड़ी तेजी से आकर्षित होने चाहिए। परंतु उसने प्रैक्टिकल में क्या ऑब्जर्व किया कि जब इन दोनों रोडों को आपस में कांटेक्ट में लाकर इन पेपर पीस को अट्रैक्ट करते हैं तो ये पावर कितनी हो गई? ये अट्रैक्शन की पावर प्रॉपर्टी कितनी हो गई? 0। तो ऐसा तो तभी हो सकता है कि जब किन्हीं दो टर्म को अपन ऐड करें, और 0 तभी आता है जब एक टर्म तो क्या हो?
पॉजिटिव हो और दूसरी टर्म क्या माने अपन, नेगेटिव। ठीक है, तो इसी सिंपल सी कैलकुलेशन के बेस, एक्सपेरिमेंट के बेस इन्होंने कहा कि आपके चार्ज कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज द पॉजिटिव और सेकंड इज नेगेटिव। अब बात यह आती है कि चार्ज की वह प्रॉपर्टी जिससे चार्ज का क्लासिफिकेशन होता है, अपन चार्ज को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, तो वो आपके कहलाती है पोलैरिटी ऑफ चार्ज, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। तो ध्यान रखें, चार्ज का वह गुण जिसके कारण आप आवेश को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, प्लस और माइनस के 2 आवेश बता सकते हैं, वो प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, पोलैरिटी ऑफ चार्ज, आवेश का गुण। ठीक है, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। अब इसके बाद में आपके नंबर 4 लास्ट डिस्कवरी हुई थी 1909 एडी में, ठीक है, ईस्वी में। ठीक है, इसके अंदर आपके एंड्रेव मिलिकन, बस केवल मिलिकन नाम बड़ा फेमस है, मिलिकन ने, एंड्रेव मिलिकन ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का पता लगाया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का पता लगाया, यानी कि आवेश के क्वांटीकरण का पता लगाया, आवेश के क्वांटीकरण का पता लगाया। कहने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट काम में लिया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को काम में लेकर, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का पता लगाया कि चार्ज को अपन एक मिनिमम वैल्यू के अंदर एक्सचेंज करते हैं। जब अपन चार्ज को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर एक्सचेंज करते हैं, देते हैं, तो एक मिनिमम क्वांटिटी के रूप में एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को दिया जाता है। जैसे अपन देखें रुपए, जैसे अपन पैसे देते हैं ना, 1 रुपए के मल्टीपल में, यानी कि जैसे मान लो अपन को 100 रुपए देने हैं, अपने पास 10-10 के नोट है, तो अपन को 10-10 के 10 नोट देने पड़ेंगे, तो वो मिनिमम क्वांटिटी क्या होगी, 10 रुपीज। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन, यानी इसी प्रकार चार्ज को भी जब अपन एक्सचेंज करते हैं तो एक मिनिमम क्वांटिटी के रूप में एक्सचेंज करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्री ऑफ चार्ज का पता लगाया, आवेश के क्वांटीकरण का पता लगाया, आवेश का क्वांटा, आवेश का क्वांटा E कहलाता है। ठीक है, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके बारे में अपन और जानेंगे, आगे अपने प्रॉपर्टीज में है, इसके बारे में अपन और डिस्कस करेंगे। अब अपन आगे चलते हैं, आगे आपके ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा अपन देखेंगे कि किसी तत्व के अंदर या परमाणु के अंदर या किसी पदार्थ के अंदर आवेश कैसे आता है, कैसे उत्पन्न होता है। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि अपने प्रकृति में जो भी एलिमेंट है, जो भी आपके पदार्थ है, वो परमाणु से, सबसे छोटे कण परमाणु से मिलकर बना होता है। और अब देखी जाए तो परमाणु को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एटम परमाणु को लिखा जाता है XZA। X इसका रासायनिक संकेताक्षर होता है, यानी केमिकल सिंबल होता है, जैसे Na, Cl, Ca, ये सारे केमिकल सिंबल यानी कि रासायनिक संकेताक्षर कहलाते हैं। ठीक है, और यहां पर आता है जेड। जेड क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के बराबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। इसके बाद में देखते हैं अपन कैपिटल ए। कैपिटल ए कहलाता है मास नंबर, वह संख्या जिसके द्वारा द्रव्यमान, किसी परमाणु का द्रव्यमान प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या सदैव आपके न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है, यानी कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसी परमाणु के नाभिक में होते हैं, उन दोनों की कुल संख्या क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या। क्योंकि किसी परमाणु का द्रव्यमान, संपूर्ण द्रव्यमान, लगभग सारा द्रव्यमान उसके नाभिक में ही होता है, और नाभिक में कौन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो यदि किसी पदार्थ पर आवेश उत्पन्न होगा तो इस परमाणु में उपस्थित इन 3 कणों के कारण ही आवेश उत्पन्न होता है।
अब कैसे, तो अपन थोड़ा जनरल आइडिया ले लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो परमाणु में नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो सर इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना होता है, माइनस का ई कितना होता है 1.6 गुणा 10 की माइनस 19 1.6 इंटू 10 की माइनस 19 कूलम माइनस का। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का, तो ध्यान दें इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का, ठीक है। और इसका द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10 की माइनस 31 केजी। आगे देखते हैं प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस का, इसको प्रदर्शित करते हैं P प्लस से, ठीक है। तो प्लस का E यानी 1.6 इंटू 10 की माइनस 19 कूलम, और इसका द्रव्यमान मास होता है 1.672 इंटू 10 की माइनस 27 केजी। इसी पर अपन देखें कि नाभिक में को पाया जाता है, वो कौन होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0, जो भी मैंने बताया था, और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.674 इंटू 10 की माइनस 27 केजी, ठीक है। तो आपने देखा कि किसी परमाणु में केवल 2 ही कण ऐसे हैं जिन पर आवेश पाया जाता है, और इन दोनों कणों के कारण ही किसी पदार्थ पर प्लस माइनस आवेश की उत्पत्ति होती है। वो कैसे, तो देखते हैं इसके बारे में। जैसे अपन एग्जाम्पल समझने के लिए अपन ले लेते हैं सोडियम। सबसे पहले अपन सोडियम कितना होता है 1123, ठीक है। तो अपन बोलेंगे सर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Z के बराबर यानी 11, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, वो भी Z के बराबर 11, यानी जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। कहने का मतलब ये हो गया यदि किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यानी जितना प्रोटॉनों का आवेश उतना ही इलेक्ट्रॉनों का आवेश होगा। तो उस परमाणु पे कुल आवेश कितना होता है 0, तो वो परमाणु आपके क्या कहलाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। यदि किसी परमाणु में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है, तो उस परमाणु पे आवेश कितना होगा 0, और उसकी प्रकृति कैसी होगी, वह विद्युत उदासीन होगा। कैसा होगा, विद्युत उदासीन होगा, ठीक है, उदासीन प्रकृति का होगा। अब अपन इसी में देखते हैं आपके नंबर बी। अब मान लो जैसे अपन देखें सोडियम को लेते हैं, ठीक है। सोडियम का यदि इलेक्ट्रॉनों का वितरण देखा जाए तो पहले कोश में 2, दूसरे में 8 और अगले कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए सोडियम हमेशा क्या करता है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए सोडियम हमेशा अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, लॉस कर देता है, कमी कर लेता है, डिफिशियंसी जनरेट कर लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को दान कर देता है, लॉस कर देता है, यह इलेक्ट्रॉन की कमी कर लेता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है तो इस पे चार्ज किसका आ जाता है प्लस का। तो आपने क्या देखा कि जब सोडियम कुछ भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों में कोई परिवर्तन नहीं होता हो तो उस पे आवेश 0 होता है, परंतु जैसे ही आपने देखा जैसे परमाणु कोई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दान नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आता, तो उस पे आवेश कितना आता है, उस पे चार्ज कितना होता है 0। परंतु जैसे ही कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लॉस कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी कर लेता है, तो उस पे प्लस का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ जब भी इलेक्ट्रॉनों का लॉस होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, तो उस मेटेरियल पे कौन सा चार्ज आएगा, उस मेटेरियल पे धनात्मक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। कौन सा आवेश आएगा, उस पे धनात्मक आवेश आता है। और जब किसी परमाणु पर धनात्मक आवेश आता है तो ये धनात्मक आवेश आने के कारण इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उस परमाणु के द्रव्यमान में भी क्या आएगी, कमी आ जाएगी।
ठीक है। जब धनात्मक आवेश आता है तो इलेक्ट्रॉन दान होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वहां पे द्रव्यमान की भी कमी हो जाती है और परमाणु पे कौन सा आवेश आता है? पॉजिटिव। इसी प्रकार यदि अपन समझना चाहें तो ले सकते हैं क्लोरीन 17। तो इसमें भी देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन कैसे पुनर्वितरित होता है? 2 8 7। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है? ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेस कर लेता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? एक्सेस, वृद्धि कर लेता है। तो जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है तो उस पर कौन सा आवेश आता है? नेगेटिव, यानी क्लोरीन कैसा बन जाता है? Cl-1। ठीक है, तो उस पर कैसा आवेश आता है? माइनस का, और उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? ऋणावेशित वस्तु कहलाती है वह। और जब किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब उसके द्रव्यमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो जब किसी परमाणु पर ऋणात्मक आवेश आता है तो उस समय इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। और जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है तो उस समय द्रव्यमान की भी क्या होती है? वृद्धि होती है। अब बात यह आता है कि सर यहां पे कितने द्रव्यमान की कमी और वृद्धि होती है, कितना आवेश आता है? तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके बराबर का धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके बराबर का धनात्मक आवेश आ जाता है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश आएगा। यदि n इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो n इलेक्ट्रॉनों के बराबर का धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। और उन्हीं के बराबर की द्रव्यमान संख्या में क्या आती है? वृद्धि और कमी आ जाती है। तो उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर का द्रव्यमान की क्या होगी? कमी होगी। या उतने इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों के बराबर की द्रव्यमान की क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ये क्वांटीकरण का नियम इसी प्रकार प्राप्त होता है, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जब किसी परमाणु के द्वारा, तो आपने देखा नंबर 1, यदि किसी परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन हो तो इसका मतलब उसका आवेश कितना होता है? 0, यानी वह कैसी होती है? न्यूट्रल पार्टिकल होता है, यानी उदासीन वस्तु कहलाती है, उसमें कोई आवेश नहीं होता। परंतु जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन दान कर दिए जाते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है, और प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। ठीक है, लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है? लॉस। और जब इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है तो उसमें कौन सा आवेश आता है? प्लस का, यानी वह धनावेशित हो जाती है। वो कैसी हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। और जब कोई वस्तु धनावेशित हो जाती है तो उसके द्रव्यमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसी प्रकार अपन ने सी देखा कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा हो जाती है, तो उस पर आवेश किसका आता है? माइनस का। वह ऋणावेशित वस्तु कहलाती है। क्या कहलाती है? वह ऋणावेशित वस्तु कहलाती है। और उसके द्रव्यमान में क्या हो जाती है? द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। सॉरी, यहाँ पर धनावेशित कण है तो द्रव्यमान में क्या आएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है, तो उसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है। और यहां पर जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं या इलेक्ट्रॉनों का एक्सेस होता है, एक्सेस का मतलब वृद्धि होती है किसी परमाणु में, तो उस पर ऋणात्मक आवेश आता है, उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। और जो आवेश उत्पन्न होता है वो जितने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान किए जाते हैं उन्हीं के इलेक्ट्रॉनों के आवेशों के बराबर का होता है, Q बराबर Ne। और जो द्रव्यमान में कमी आती है, द्रव्यमान में परिवर्तन आता है, वह भी
उतने ही इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान में कमी या वृद्धि होती है जितने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान किए जाते हैं। यही क्वांटी वन का नियम कहलाता है, जो भी आगे अपन देखेंगे। ठीक है, तो बस दिमाग में बिठा लो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉनों का दान हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है, तो उस पे खुद पे किसका आवेश आएगा? प्लस का। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी, उस पे कौन सा आवेश आएगा? माइनस का। ठीक है, तो अपन ने देखा कि किसी भी वस्तु पर या परमाणु पर आवेश उत्पन्न होता है तो वह आवेश केवल ही केवल इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि के कारण ही उत्पन्न होता है। यानी कि केवल परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान किया जाता है। तो अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन और चार्जिंग। ठीक है, यानी कि किसी भी परमाणु में विद्युत आवेश का आवेशन का कारण क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ही होता है। यानी इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण ही आवेश उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है तो ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो धनात्मक आवेश आ जाता है। इलेक्ट्रॉनों के लॉसेस के कारण पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के एक्सेस के कारण नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। अब बात यह आती है कि सर चार्ज तो दो पार्टिकल पे होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अगर चार्जिंग केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण जनरेट हो रही है तो प्रोटॉन के कारण क्यों नहीं होती है? अपन प्रोटॉन भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, परंतु कभी भी आवेशन में, इलेक्ट्रिफिकेशन में प्रोटॉनों का कोई योगदान नहीं होता। प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी परमाणु के नाभिक में से प्रोटॉनों को बाहर निकालना या प्रोटॉनों की वृद्धि करना, उसे प्रोटॉन देना इम्पॉसिबल है। क्योंकि किसी परमाणु के नाभिक के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल लगता है, जिसमें किसी भी कण को, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाहर निकालना इम्पॉसिबल होता है। तो ध्यान रखें, इलेक्ट्रिफिकेशन और चार्जिंग ओनली जनरेट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आवेशन का मुख्य कारण क्या है? आवेशन का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ही होता है। अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट और डायमेंशन। अब अपन इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर नंबर 3 यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक विमा के बारे में पढ़ते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं मात्रक, इसकी यूनिट क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो आपको पता है कि अपने वेरियस टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम चलते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 SI और MKS यूनिट। इसकी SI या MKS यूनिट क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट होती है कूलॉम। ठीक है, जिसको कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सब SI और MKS यूनिट होती है कूलॉम। नंबर 2 अपन देखते हैं CGS यूनिट। इसकी CGS यूनिट क्या है? और जो CGS यूनिट आएगी वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कहलाती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज यानी आवेश का सबसे छोटा मात्रक। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है आपके, इसको बोलते हैं स्टेट कूलॉम। इसको क्या बोलते हैं? स्टेट कूलॉम। ठीक है, या फिर इसको फ्रैंकलिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन भी बोला जाता है। अब इन दोनों के बीच में अपन को रिलेशन पता होना चाहिए। तो एक कूलॉम चार्ज के अंदर 3 × 10⁹ ESU, 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन चार्ज होता है। ठीक है, ESU का मतलब भी आपके स्टेट कूलॉम ही होता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है अपने नंबर 3 लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा? तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, यानी फैराडे। ठीक है, और एक फैराडे के अंदर 96500 कूलॉम चार्ज होता है, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के
तुल्य आवेश है। एक मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अवगाद्रो संख्या के इक्वल। अवगाद्रो संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि या कमी होती है तो उस पर कितना आवेश आता है? 1 फेराडे आवेश आता है, 1 फेराडे चार्ज जनरेट हो जाता है। तो ये तो बात होगी इसकी। अब अपन देखते हैं इसकी डायमेंशन। तो आपको पता है कि यदि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन पता करनी होती है तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी से उसको रिलेटेड करे, यानी भौतिक राशि का वह सूत्र पता होना चाहिए जो मूलभूत राशियों से बना हुआ हो। जैसे अपन देखें सर, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? आवेश के प्रवाह की दर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q अपॉन T क्या कहलाती है? I। तो यहां से Q चार्ज क्या बन जाएगा? I इंटू T। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट एक मूलभूत राशि है, विद्युत धारा एक मूलभूत राशि और समय भी एक मूलभूत राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आपकी इसकी डायमेंशन क्या बन गई? करंट की डायमेंशन A1, करंट की विमा A1 और टाइम की विमा T1। तो आपके चार्ज की डायमेंशन होती है A1 T1। तो बच्चों ध्यान दें, फर्स्ट डायमेंशन 12th क्लास की फर्स्ट डायमेंशन स्टार्ट हो गई है। अब आगे कैसे निकालनी हो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, परंतु फर्स्ट डायमेंशन चार्ज की डायमेंशन विमा तुम्हें पता होनी चाहिए, विमा पता होनी चाहिए, जो क्या होती है? A1 T1।